रात गए सोने के बावजूद आदतन सुबह सवेरे आंख खुल गई। मैंने दोबारा सोना चाहा, लेकिन फिर ख्याल आया कि क्यों ना अपनी रात की कारगुजारी के असरात भांपने की कोशिश करूं। हो सकता है रात को मैंने ख्वाबावर दवा की ज्यादा खुराक पुडिंग में मिला दी हो, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी अहलकार अभी तक बेहोश पड़े हों और सुबह की ड्यूटी पर आने वाले सिक्योरिटी अहलकारों को वो उसी तरह अंटा गफील मिले। ऐसी सूरत में तो अब तक हंगामा मच चुका होगा। ये ख्याल आते ही मैंने बिस्तर छोड़ दिया। हाजत और तहारत से जल्दी जल्दी फारिग होकर मैं कमरे से निकला और लॉबी में आ गया। चहलकदमी के लिए खरीदी गई छड़ी मेरे हाथ में थी। मैं टहलता हुआ इस्तकबालिया पर पहुंचा। रात वाला अमला छुट्टी करके जा चुका था। सुबह वाली शिफ्ट के इंचार्ज रवि ने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। कई बार सामना होने की वजह से वो मुझे नाम से पहचानने लगा था। उसने सुबह का सलाम करने के बाद कहा, क्या सुबह की सैर के लिए जाने का इरादा है मिस्टर मनोहर? मैंने कहा हाँ, लेकिन लंबा चक्कर नहीं लगाऊंगा। शाम को मैंने देखा था कि मंत्री जी की वजह से सिक्योरिटी बहुत सख्त है। मैं नहीं चाहता कि रंगरूट मेरा रास्ता रोक कर वापस जाने का हुक्म दें। रवि ने इंतहाई आजिजी से माजरत की, ताहम मेरे अंदेशों के बरक्स सिक्योरिटी अहलकारों को रात को पेश आने वाले किसी गैर मामूली वाक़े का कोई इशारा नहीं दिया। वैसे भी मुझे होटल के अमले के बर्ताव में कोई काबिल जिक्र तब्दीली दिखाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता मैंने एक बार फिर कुरेदा मुनासिब समझा। कहा, बस होटल के बैक विंग की तरफ जाने पर रोक है ना रवि जी? उसने इस बात में सर हिलाकर कहा, जी, बाकी सारे लॉन्स में आप जिस तरफ मन चाहे घूम सकते हैं। सिक्योरिटी वालों का ज्यादा जोर गेट और बैक विंग की तरफ जाने वाले पाथ वाली पिकेट पर है। मैंने कहा, उधर जाकर मुझे क्या लेना है रवि जी? फिर भी अच्छा किया जो बता दिया। मैं बाहर निकलकर लगभग निस्फ घंटे सब्जाजार में टहलता रहा। मैंने जानबूझकर टेनिस कोर्ट वाले बागीचे की तरफ जाने से गुरेज किया। मैं कोमल से मरासिम मजीद गहरे नहीं करना चाहता था। मैंने अपने मिशन में मुमकिना मदद हासिल करने के लिए उससे लगावट का मुजाहिरा शुरू किया था। मेरा मकसद अब लगभग पूरा हो चुका था। उस बेचारी को झूठी आस में मुब्तला करके मुझे क्या मिलता? वो तो खुद अपनी महरूमियों से नबरदाजमा थी। शहर से वापस आने के बाद मैंने जानबूझकर नाश्ते के लिए चिनार रेस्टोरेंट जाने की कोशिश नहीं की। मैं एक बार फिर कृष्णा मेनन और एसपी इंजीनियर का सामना करके अपने बारे में उनके इरादों की पुख्तगी जानना चाहता था। उसके लिए मैंने अपने जहन में एक तरकीब सोच रखी थी। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने रूम सर्विस को फोन करके बर्तन उठाने की हिदायत की। कुछ ही देर में वेटर पहुंच गया। मैंने अपने मामूल के मुताबिक उसे भी 10 रुपए टिप दी और उसके चेहरे पर नमूदार होने वाली खुशी से लुत्फानंदोज हुआ। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजा अंदर से लॉक किया और अपना मार्क 2 ट्रांसमीटर रिसीवर निकालकर किस्मत आजमाई की। राब्ता तो लगभग फौरन हो गया, ताहम दूसरी तरफ से किसी की बात करने की आवाज सुनाई न दी। मैंने 1 घंटे बाद फिर कोशिश की, लेकिन वही नतीजा रहा। मजीद 1 घंटे के बाद जब मैंने राब्ता किया तो बिलाखिर लक्ष्मी और रागिनी के आपस में बात करने की आवाजें सुनाई दी। मैंने अंदाजा लगाया कि उस वक्त रागिनी लक्ष्मण के कमरे में पहुंची हुई है। वो बेहया औरत अपनी रात की वारदात के वाकयात मजे ले लेकर लक्ष्मण को सुना रही थी और उसे हसद बल्कि एहसास कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लक्ष्मण उसके जुमलेबाजी को हंसी में उड़ाए जा रहा था। लेकिन उसने जब शख्सी वजाहत में लक्ष्मण की बेवक्ती का ताना दिया तो वो तैश में आ गया। रागिनी को उसे ठंडा करने में काफी वक्त लगा। रागिनी और लक्ष्मण के दरमियान गुफ्तगू में अपने मतलब की मुझे सिर्फ ये खबर मिल सकी कि ये दोनों कुछ ही देर में कृष्णा मेनन और एसपी इंजीनियर के साथ मिलकर नाश्ता करने के लिए चिनार रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। मैंने अपना मार्क 2 बंद करके सफरी बैग में महफूज किया और अपनी खरीदी हुई 2 नफीस और कीमती पश्मीना शॉलें उम्दगी से तह करके साथ आने वाली रेशमी डोरी से 2 बंडलों की शक्ल में बांध ली। उसके बाद मैंने होटल के इस्तकबालिया का रुख किया, जहाँ रवि ने गर्मजोशी और एहतराम के मिले जुले तासुरात के साथ मेरा खैर मकदम किया। मेरी फरमाइश पर उसने होटल के नाम वाले 2 बड़े कागजी थैलों का बंदोबस्त कर दिया। मैंने दोनों शॉलें उन थैलों में रखी और रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। रेस्टोरेंट में कदम रखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वीआईपी मेहमानों की टोली अभी वहां नहीं पहुंची है। मैंने एक मेज पर डेरा जमा लिया। ताहम वेटर नाश्ते का ऑर्डर लेने आया तो मैंने उसे कहा कि मैं खुद उसे बुलवा लूंगा। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक बेतासुर चेहरों और सर्द नजरों वाले 6 अफराद यक्के बाद दीगरे तोआमगाह में दाखिल हुए और हॉल में मौजूद गिनती के मेहमानों का बारी बारी जायजा लेने के बाद 3 अलग अलग मेजों पर जोड़ियों की शक्ल में बैठ गए। वो सब मुझे कृष्णा मेनन और एसपी इंजीनियर जैसी महान हस्तियों के साथ बेतकल्लुफाना गुफ्तगू करते देख चुके थे, लिहाजा मुझे उनकी नजरों में अपने लिए अब शिनासाई दिखाई थी। मैंने वक्त जाया नहीं किया और उन सब के बैठते ही अपनी जगह से उठा और अपने से साथ वाली मेज पर बराजमान खुफिया के 2 अहलकारों के पास जा पहुंचा। उनमें से एक वही था जिसने मुझे एक तरफ ले जाकर मेरी तलाशी ली थी और उसके बाद कृष्णा मेनन के पास जाने की इजाजत दी थी।
मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो चौकन्ना होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं अपने चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट सजाए उसके पास पहुंचा और खासे मुअद्दब अंदाज में प्रणाम करके कहा, क्या हाल है दोस्त? मैं उस रोज तुमको धन्यवाद कहना भूल गया था। तुम्हारी कृपा से मुझे मंत्री जी के साथ बैठक का अवसर मिल गया है। मेरे आजिजाना और एहसानमंदाना लहजे से उसकी अना को यकीनन बहुत तस्कीन पहुंची होगी, लिहाजा उसने फराख दिलाना अंदाज में मेरा शुक्रिया कबूल किया। मैंने उससे उसका नाम पूछकर बात आगे बढ़ाई। कहा, रामचंद भाई, मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि मैं आज फिर मंत्री से मिलकर उन्हें और एसपीजी को कश्मीरी 2 शॉलों का ये उपहार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इजाजत दे देंगे। आप चाहें तो मेरी तलाशी लेने के साथ साथ इन दोनों शॉलों की अभी जांच कर सकते हैं। मैंने अभी इसलिए पूछा है कि उस वक्त सबके सामने ये कार्रवाई अच्छी नहीं लगेगी। रामचंद ने मेरी बात गौर से सुनी, फिर तजब्जुब के साथ अपने साथी की तरफ देखा। रामचंद की बजाय उस अहलकार ने कदरे रूखे लहजे में कहा, देखे जी, हम इसकी अनुमति देने की अथॉरिटी नहीं रखते। हमारे डिपार्टमेंट हेड लक्ष्मण जी भी मंत्री जी के साथ ही होते हैं। वो नाराज हो गए तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने मदद तलब नजरों से रामचंद की तरफ देखा। वो जल्दी से बोला, ये ठीक कह रहा है। उस दिन भी हमें शुक्ला जी से झाड़ पड़ी थी। ऐसा करें, आप खुद शुक्ला जी से बात कर लें, हो सकता है वो इजाजत दे दें। मुझे उनकी तरफ से लगभग साफ इनकार पर गुस्सा तो आ ही रहा था, साथ साथ मैं अपने आप को भी कोस रहा था। मैं बराह रास्त कृष्णा जी और एसपी इंजीनियर के पास पहुंच जाता तो वो यकीनन खुशदिली से मेरा इस्तकबाल करते। मैं तो पहले ही उन्हें शीशे में उतार चुका था। मैंने उन दोनों से अनुमति लेने के चक्कर में मामला खामखा उलझा दिया था। अब मैं उन दोनों के पास जाने की कोशिश करूंगा तो ये पहले से चौकन्ना होंगे और मुझे उस तरफ बढ़ने से पहले ही रोक लेंगे। अब इनके कहने के मुताबिक शुक्ला से इजाजत लेने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने उन दोनों से शुक्ला का पूछा तो रामचंद ने 50-55 साल के एक सांवले, मोटे और नाटे से शख्स की तरफ इशारा किया। वो कोट पैंट में था, लेकिन साफ लग रहा था कि ये अंग्रेजी लिबास पहनने का वो सलीका और शऊर नहीं रखता। मैंने देखा कि वो हम तीनों की तरफ ही देख रहा है। शायद वो हॉल में दाखिल होने के फौरन बाद ही मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया था और अब अपने मातहतों से मुझे बातें करते देखकर वो पूरी तरह चौकस हो गया था। बहरहाल मैंने रामचंद और उसके साथी का शुक्रिया अदा किया और सीधा शुक्ला की तरफ बढ़ा। वो मुझे अपनी तरफ आता देखकर मुझे नजरअंदाज करके अपने साथी की तरफ मुतवज्जे हो गया और निहायत संजीदा अंदाज में कोई बात करने लगा। मैं चाहता था कि कृष्णा जी और उसके हवारियों की आमद से पहले पहले खामखा गले पड़ जाने वाला ये मामला तय कर लूं। लिहाजा मैं शुक्ला की मेज पर पहुंचते ही पुरएतमाद लहजे में बोलता चला गया। शुक्ला जी, मैं मनोहर हूँ। मुझे कृष्णा जी से मिलकर उन्हीं के सौंपे हुए एक काम के बारे में बात करना है और मैं उन्हें और एसपी जी को ये शॉल भी गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने आपके मातहतों से इजाजत लेने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो जारहाना हद तक पुरएतमाद लहजे में की गई लफ्जों की यलगार से गड़बड़ा गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, उन्होंने आपको ठीक मना किया है श्रीमान जी। हमें किसी को उनके करीब फटकने से रोकने के लिए ही भेजा गया है। आई एम सॉरी, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। ये हमारी नौकरी का सवाल है। मैंने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसने आंखें चुरा ली। मैंने संजीदा लहजे में कहा, प्लीज आप मुझे इजाजत दे दें। यकीन करें, वो मुझे देखते ही अपने पास आने का इशारा करेंगे। मैं खुद मंत्री के बुलाने पर उनके पास जाऊंगा तो बिला वजह आप लोगों की बेइज्जती होगी। मेरी बात सुनकर वो झुंझला सा गया। कबल इसके कि वो कोई तल्ख सा जवाब देता, मैंने नर्म लहजे में कहा, अच्छा शुक्ला जी, आप इतना तो कर सकते हैं ना कि ये दोनों शौले मेरे सलाम के साथ कृष्णा और एसपी जी तक पहुंचा दें। उसके बाद अगर वो मुझे अपने पास बुलाएंगे तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं होगा, न ही ये आपके लिए बेइज्जती की बात होगी। मेरा ख्याल है मेरी तजवीज से ज्यादा मफाहमती लहजे ने काम दिखाया। शुक्ला के चेहरे पर नरमी के आसार देखकर मैंने शौले निकालकर उसके सामने रख दी और कहा, खूब देखभाल कर लें। मुझे पता है आप जांच पड़ताल के बगैर ये शौले मंत्री और एसपीजी के पास ले जाने नहीं देंगे। मैंने देखा कि उन हसीन और बेशकीमत शौलों पर नजर पड़ते ही शुक्ला की आंखें हैरत और तहसीन से फैल गईं। तभी मुझे उसका चटोरपन याद आ गया। अब अंदाजा हो रहा था कि उसकी खोटी नीयत सिर्फ खानों तक महदूद नहीं है। ये शौलें देखकर यकीनन उसकी राल टपकने लगी है। मैंने उसकी बदनीयती से फायदा उठाने की ठानी। कौन जाने ये शख्स किस मरहले पर काम आ जाए। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, शुक्ला जी, लगता है ये पश्मीना शौलें आपको भी पसंद आई हैं। अच्छा, आप भी क्या याद करेंगे? मैं आप दोनों को भी ऐसी ही शौलें भेंट कर दूंगा। घर लेकर जाएंगे तो भाभी खुश हो जाएंगी। मैं इन्हीं का सौदागर हूँ। 2-4 शौलों का बंदोबस्त मेरे लिए कोई मसला नहीं। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शुक्ला ने बेइख्तियार हाँ में सर हिला दिया।
मैंने दोनों शॉलें दोबारा कागजी थैलों में डालकर उसके हवाले करते हुए कहा, तो ठीक है शुक्ला जी, आज शाम तक आप दोनों की शॉलें आप तक पहुंच जाएंगी। मुझे अपनी जगह पर वापस जाकर बैठे हुए अभी 2 मिनट ही हुए होंगे। 2 बावर्दी सिक्योरिटी एहलकारों के जिलों में कृष्णा मेनन हॉल में दाखिल हुआ। एसपी इंजीनियर लक्ष्मण और रागिनी भी उसके साथ थे। वो रेस्टोरेंट मैनेजर की रहनुमाई में अपने लिए मुख्तस बड़ी सी मेज की तरफ बढ़ा। उन चारों के बैठते ही उनकी खातिर तवाज़ो शुरू हो गई। इत्तेफाक से वो मेज ऐसी जगह थी कि मैं बराह रास्त कृष्णा और एसपी इंजीनियर की नजरों के सामने नहीं था। अलबत्ता लक्ष्मण और रागिनी मुझे वाज़े तौर पर देख सकते थे। मैंने महसूस किया कि लक्ष्मण ने मुझे गुज़श्ता रोज के बिन बुलाए मेहमान की हैसियत से पहचान लिया है, ताहम उसने किसी का रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। वीआईपी मेहमानों को जाहिर है मेरी तरह अपनी पसंद के नाश्ते का ऑर्डर देने की तो जरूरत ही नहीं है। कुछ ही देर में लगभग तमाम मयस्सर अशियाए खोरोनोश उनके सामने सजा दी गईं। मुझे अंदाजा था कि शुक्ला उन सब के नाश्ते से फारिग होने से पहले मेरे तहाइफ पहुंचाने की जरूरत नहीं करेगा। चुनाचे मैंने भी अपने लिए नाश्ता मंगवा लिया और उन सब से पहले पेट भरकर इंतजार करने लगा। बिलाखिर वो लोग भी शिकमसेर हो गए। अब वो तीनों आपस में खुशगपियां करते नजर आ रहे थे। रात की महफिल ने उनके दरमियान से तकल्लुफ के पर्दे हटा दिए थे। तभी मैंने शुक्ला को तहाइफ समेत उनकी मेज की तरफ बढ़ते देखा। उसने दोनों कागजी थैले बारी बारी कृष्णा और एसपी इंजीनियर के हवाले करते हुए हाथ से मेरी तरफ इशारा करके सारा मामला बताया। कृष्णा जी ने फौरन ही मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मेहरबान मुस्कुराहट उभरी। इस दौरान में एसपी इंजीनियर थैले से पश्मीना शॉल निकाल चुका था। उसने कृष्णा को शॉल की खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे किया। मैं अंदाजा ही लगा सकता था कि कृष्णा जी ने इजहार सताइश किया होगा। फिर उसने अपने थैले से शॉल निकाली और गहरी नजरों से उसका जायजा लिया और उसकी नरमाहट और गर्माहट को महसूस किया। मैंने रागिनी को कुछ कहते सुना, जिसके बाद कृष्णा ने आगे की तरफ झुककर शॉल उसकी तरफ बढ़ा दी। मैं बेचैनी से अपनी मुराद पूरी होने का इंतजार कर रहा था। बिलाखिर कृष्णा मेनन एक बार फिर मुड़ा और उसने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास आने का हुक्म दिया। मैंने ताबेदाराना अंदाज में सर को ऊपर नीचे जुम्बिश दी और उन लोगों की मेज की तरफ बढ़ गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, कृष्णा जी ने अपनायत के साथ मुझे लगभग डांटते हुए ब्रिटिश लहजे वाली इंग्लिश में कहा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी लड़के, पश्मीना शॉलें तो बहुत महंगी होती हैं। मैंने प्रणाम के बाद मौदबाना लहजे में कहा, मैं तो आप लोगों के लिए अपनी अकीदत का इसी तरह इजहार कर सकता हूँ सरकार। वैसे इन शॉलों के महंगे दामों की फिक्र न करें, मैं इन्हीं की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता हूँ। हर सीजन में कम से कम 500 शॉलों की खेप खरीद कर ले जाता हूँ। मेरी बात सुनकर एसपी इंजीनियर ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत उम्दा बात बताई आपने, यकीनन अच्छा मुनाफा कमाते होंगे। मेरा सग्गड़ दादा यानी दादे का दादा भी ईरान में रेशम का ताजिर था। उन्होंने मेरे परदादा को रेशम के पारचाजात बेचने के लिए ही हिंदुस्तान भेजा था, लेकिन वो यहाँ की एक पारसी हसीना के इश्क में गिरफ्तार हो गए और शादी करके यहीं बस गए। कृष्णा ने उसकी बात सुनकर कहकहा लगाया और मानी खेज लहजे में कहा, लगता है दिल फेंकने की आदत आपको अपने परदादा से ही विरसे में मिली है। मुझे लगा कि वो बुढ़ा बखूबी जानता है या कम से कम अंदाजा लगा चुका है कि उसके नशे में धुत होने के बाद कौन सा खेल खेला गया है। ताहम उसने फौरन ही मौजू बदलते हुए कहा, एसपी जी, बहुत अच्छा धंधा है। मेरा ख्याल है रिटायर्ड होने के बाद तुम भी मनोहर की तरह पश्मीना शॉलों की तिजारत में लग जाओगे। ये तुम्हारी मदद और रहनुमाई करेगा। क्यों भाई मनोहर? मैंने जोशीले लहजे में कहा, जी जरूर, मैं हर तरह की मदद के लिए हाजिर हूँ। एसपी ने कहा, मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं बाकी जिंदगी कारोबारी गोरख धंधों में सर खपाने का कतई इरादा नहीं रखता। अब तक इज्जत ही कमाई है और कारोबारी बखेड़ों में उसे गंवाने में कोई दिलचस्पी नहीं। कृष्णा मेनन ने कहा, चलें ठीक है, मैं पंडित जी से कहकर तुम्हें ईरान में सफीर लगवा दूंगा। ये तो ठीक है ना? एसपी इंजीनियर ने अचानक खुशी और जोश से मिले जुले जज्बात के साथ कहा, ईरान तो हमारे मजहब का मंबा व मरकज और मेरे आबाओ अजदाद की जन्मभूमि है। ऐसा हो जाए तो मैं जिंदगी भर आपका ममनून रहूंगा कृष्णा जी। मेरे अलावा मेरी बीवी के बुजुर्ग भी वहीं से हिंदुस्तान आए थे। वो तो वहाँ रहने बसने का सुनकर खुशी से पागल हो जाएगी। इस दौरान में रागिनी कृष्णा और एसपीजी वाली शॉलों का बगौर जायजा ले चुकी थी। उसने मुझे मुखातिब करके कहा, मनोहर जी, मुझे ये शॉलें बहुत पसंद आई हैं। आप ऐसी ही एक शॉल मुझे भी दे दें, मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, कृष्णा जी उसे मुखातिब करके बोला, कैसी बातें करती हो रागिनी, ये शॉल भला मेरे किस काम की, ये तुम्हारी ही तो है। ये सुनकर रागिनी खुश हुई। अलबत्ता मैंने महसूस किया कि इस दौरान लक्ष्मण मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा है। ताहम मैंने पहले की तरह इस बार भी रागिनी और लक्ष्मण को नजरअंदाज करके कृष्णा और एसपीजी से गुफ्तगू पर ही तवज्जो मरकूज रखी। मैंने एसपी से पूछा, तो फिर आज रात आप मुझे अपनी सरगुज़श्त सुनाने के लिए बुला रहे हैं ना?
एसपी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं जो वादा कर लेता हूँ वो पत्थर पर लकीर होता है। मैं शुक्ला को भेजकर तुम्हें बुलवा लूंगा। रात देर तक गपशप लगाएंगे, बाकी बातें। अचानक उसने चौंक कर कहा, यार ये बताओ तुम यहाँ कितने दिन के लिए आए हो और तुम्हारे साथ कौन कौन है? मेरा मतलब है फैमिली। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं एसपी जी, मैं कारोबारी दौरे पर घर वालों को साथ लाने पर यकीन नहीं रखता। सौदे को आखिरी शक्ल देने में बस एक आध दिन और लगेगा, शायद आज दोपहर या शाम ही को बात बन जाए, उसके बाद मैं आजाद हूँ। ये सब बताते हुए मैं उसकी तरफ से उन सवालात का मकसद समझने की कोशिश भी कर रहा था। इसी असना में उसने पूछा, अच्छा अब ये भी बता दो कि तुम किस सवारी पर श्रीनगर आए हो? मेरा मतलब है जाती गाड़ी है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पहुंचे हो? मैंने उसके सवाल का कुछ मतलब समझते हुए तेजी से दिमाग लड़ाया और फिर जवाब घड़ लिया। कहा, मैं तो पंजाब के कई शहरों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चक्कर लगाकर यहाँ पहुंचा हूँ एसपी जी। आखिर में ट्रेन के जरिए अमृतसर से पठानकोट आया और फिर यहाँ श्रीनगर पहुंचकर 4-5 दिन के लिए एक जीप किराए पर लेकर यहाँ पहुंच गया। दरअसल मुझे पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। एसपी ने कहा, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। तुम आज अपना काम मुकम्मल करके कल का दिन हमारे साथ गुजारो और परसों यानी हफ्ते की दोपहर को हमारे साथ एरोप्लेन में दिल्ली वापस चलो। इस दौरान में हम दिल खोल कर बातें करेंगे। असल में दिल्ली पहुंचते ही मैं दफ्तर और घर की मसरूफियात में घिर जाऊंगा। एसपी की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। क्या उसकी ये पेशकश मेरे लिए किसी तरह फायदेमंद साबित हो सकती है? अभी तो मुझे कल रात वाली तस्वीरें दिखाकर उसके सर पर बम फोड़ना है। जाने उस भयानक इंकिशाफ के बाद उसकी जहनी और जिस्मानी हालत में क्या तब्दीली आ चुकी हो। ताहम मुझे उसकी बात का फौरी जवाब देना था। चुनाचे मैंने दरमियान का रास्ता निकाला। कहा, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझे यकीन है इस दौरान में मुझे अपनी किताब के लिए पूरा मवाद इकट्ठा करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन मैं हतमी जवाब कल सुबह ही दे सकूंगा। एसपी ने कहा, ठीक है, ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। उसके बाद वो कृष्णा जी की तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कृष्णा जी? कृष्णा मेनन हमारी बातें तवज्जो से सुन रहा था। ताहम उस घाघ शख्स ने दरमियान में मुदाखलत नहीं की। अलबत्ता एसपी ने राय तलब की तो वो बोला, प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन जनरल टिम्मी का क्या करोगे? उसने किसी सिविलियन को ऑफिशियल विजिट के लिए आने वाले एरोप्लेन पर सवार करने पर एतराज कर दिया तो क्या होगा? एसपी इंजीनियर ने उसकी बात सुनकर मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, सिविलियन तो रागिनी देवी भी है कृष्णा जी। जनरल टिम्मी उसकी मौजूदगी पर भी तो सवाल उठा सकता है। सच बात तो यह है कि एसपी इंजीनियर की ये बात सुनकर मुझे झटका लगा। मुझे इतराक हुआ कि बज़ाहिर मीठा मीठा, शाइस्ता और शुगुफ्ता नजर आने वाला ये शख्स इतना भी बेजरर नहीं है। खुश रंग गुलाब की ओट में शायद जहरीला कांटा भी पोशीदा है। ताहम इस दौरान में एसपी एक बार फिर अपने गुड बॉय वाले रूप में वापस आ चुका था। उसकी बात सुनकर कृष्णा मेनन चंद लम्हों के लिए गड़बड़ा गया। इससे पहले कि वो कोई काबिल कबूल जवाब ढूंढ पाता, एसपी ने खुशगवार लहजे में उसे तसल्ली दी। बोला, फिक्र न करें कृष्णा जी, आपको शायद पता नहीं, जनरल टिम्मी हमारे साथ दिल्ली वापस नहीं जा रहा। वो अभी 3-4 दिन और श्रीनगर में रुकेगा। वो स्कॉर्स्की हेलीकॉप्टर पर उड़ी सेक्टर जाएगा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर चिकोठी और लीपा सेक्टर्स का मुआयना करेगा। मैंने ये कीमती मालूमात फौरन अपने जहन में महफूज कर ली। ताहम मैं कृष्णा मेनन के तैयारे में दिल्ली वापस जाने के हवाले से अब भी तजब्जुब का शिकार था। इस सफर से मुझे कोई फायदा होता या ना होता, इतने तवील वक्त तक लक्ष्मण और रागिनी की नजरों के सामने रहने और उनसे बात करने के ख्याल से मुझे वहशत हो रही थी। मैं दरअसल अपना भेद खुलने का खतरा मोल लेने से घबरा रहा था। वो दोनों मुझे रोहित के रूप में बार बार करीब से देख चुके थे। मैंने अपनी शक्ल सूरत में खासा रद्दोबदल कर लिया था और उम्र भी कम से कम 10-15 साल कम कर ली थी, लेकिन मेरा कद काठ तो वही था और अपने उठने बैठने और चाल ढाल में भी एक हद तक ही बदलाव ला सकता था। मैं बखूबी जानता था कि खवातीन मर्दों को भांपने के मामले में कुछ इजाफी हिस्से रखती हैं और रागिनी कोई आम औरत नहीं है। सूरत हाल इसलिए ज्यादा संगीन थी कि वो रोहित के लिए पसंदीदगी के जज्बात भी रखती थी। उधर लक्ष्मण भी घाघ बल्कि गुर्गे बारां दीदा किस्म का इंसान था। अपने तवील तजुर्बे और पेशावराना तरबियत की बदौलत वो बिला ताखिर कोई भी मशकूक बात ताड़ सकता था। साथ सफर करने या काफी वक्त गुजारने की सूरत में मुझे लगभग मुसलसल उनकी नजरों में रहना पड़ता और लामुहाला उनसे गुफ्तगू भी करना पड़ती, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा भेद खुलने के इम्कानात बढ़ते चले जाते। काफी सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि आज रात एसपी इंजीनियर से अपनी मुलाकात और रागिनी के हमरा उसकी मायूब तस्वीर पर रद्दमल भांपने के बाद अपने लिए आइंदा का लाहे अमल मुरत्तब करूंगा। अभी तो मुझे इन मुतालिबात को भी हतमी शक्ल देना है जो आज रात की मुलाकात में मुझे एसपी इंजीनियर के सामने रखने हैं।
इससे पहले कि कृष्णा मेनन या एसपी इंजीनियर मजीद किसी मौजू पर बात करते, मैंने उनसे इजाजत ली और वहां से उठकर अपनी मेज पर पहुंचा और बिल पर दस्तखत करने के बाद अपने कमरे में आ गया।